हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम अभ्युति शर्मा है। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम टॉपिक पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। Petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मतलब जैसे बाइक हो गई, स्कूटर, कार्स, जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इन सब में पेट्रोल का यूज़ होता है। और जितने भी हमारे हैवी मोटर्स व्हीकल होते हैं, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इन सब में डीजल इस्तेमाल होता है। तो क्या जितने भी हमारे छोटे व्हीकल होते हैं, कार, स्कूटर, बाइक, इन सब में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। और जितने भी हमारी बस, ट्रक और ट्रैक्टर, इसमें हमारा डीजल का इस्तेमाल होता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है हमें? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम एंड इट इज माइंड फ्रॉम द बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। जो पेट्रोलियम हमारा वर्ड है वो दो शब्दों से मिलके बना है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मतलब रोक एंड ओलियम मतलब ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। पेट्रा प्लस ओलियम और इज इक्वल्स टू रॉक प्लस ऑयल इज इक्वल्स टू रॉक ऑयल। तो रॉक ऑयल हमारी होती है पेट्रोलियम, जैसा कि हमें फिगर 5.4 में बताया गया है। देखिए, इस फिगर में हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स के बारे में बताया गया है। ये देखिए, सबसे नीचे हमारे रिजर्वियर और रॉक होती है। रिजर्वियर रॉक क्या होती है? जिस रॉक से हमें ऑयल मिलता है, ऑयल मिलने की संभावना होती है, सबसे नीचे होती है। इसके ऊपर पानी होता है और फिर पानी के ऊपर जो रॉक होती है वहाँ से हमें ऑयल और गैस मिलता है। और फिर हम ज़मीन में जो वेल्स होते हैं, कुएँ बनाते हैं, वहाँ से हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature, and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. तो हमारा पेट्रोलियम कैसे बनता है? जो हमारे सी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जब वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं, उनकी बॉडी सेटल हो जाती है ज़मीन बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और लेयर ऑफ सैंड और क्ले उसको कवर कर लेती है। उनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर बन जाती है। फिर कुछ मिलियन ईयर्स बाद, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब कुछ नहीं, काफ़ी सालों बाद, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर, हवा ना होने की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर ना होने की वजह से, हाई प्रेशर ना होने की वजह से, वो ऑर्गेनिजम्स हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लुक एट फिगर 5.4, इट शोज़ द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हमने जैसे कि फिगर 5.4 में देखा था कि इसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स दिखाए गए हैं। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. आपने देखा होगा कि जो पेट्रोलियम ऑयल है और गैस है वो हमारी वाटर के ऊपर है। देखिए, जो ऑयल और गैस दिखा रखा है ना इसमें, ये वाटर के ऊपर है। Why is it so? ऐसा क्यों? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. अब याद करिए कि जो हमारी ऑयल होता है, तेल होता है, और जो गैस होती है वो पानी से हल्का होता है, इसलिए वो उसके साथ मिक्स नहीं होता और पानी के ऊपर ही रह जाता है। अब आप देखिएगा, आज एक कटोरी पानी लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा तेल, ऑयल डालिएगा।
आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारा ऑयल है वो ऊपर तैरता रहेगा और पानी नीचे रहेगा और आपस में मिक्स नहीं होगा। अब आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम एक बहुत डार्क कलर का होता है और ऑयली लिक्विड होता है, ऑयली ऑयली सा लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ख़राब सी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रास। तो जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पार्ट्स का। सो जो पेट्रोलियम है वो काफ़ी सारे पार्ट्स से मिलके बना होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा, इन सब से। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। तो जो एक पेट्रोलियम के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जिन जिन से मिलके बना होता है, इन्हीं को सेपरेट करने के प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो यहाँ पे पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है। तो क्या होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग? पेट्रोलियम रिफाइनिंग होता है पेट्रोलियम में से उसके जो पार्ट्स हैं उसको अलग अलग साफ करके अलग अलग निकालना, इसी को हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और ये कहाँ पे होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। अब देखिए ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल में जो पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं, वो और उनके यूजेस बताए गए हैं। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जैसे कि एलपीजी। ये कहाँ यूज़ होती है? एलपीजी हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपने घरों में और इंडस्ट्रीज़ में। हम अपने घरों में जो गैस इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल हमारा मोटर फ्यूल में, जैसे हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, बाइक, कार, इन सब में पेट्रोल यूज़ होता है। हमने जैसे पढ़ा था अभी पीछे कि पेट्रोल कहाँ होता है? जो हमारी छोटी व्हीकल्स होती हैं जैसे कार, बाइक, क्या ट्रक में होता है पेट्रोल यूज़? नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। और फिर हमारा पेट्रोल होता है एविएशन फ्यूल्स में, मतलब एरोप्लेन वगैरह में। एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, मतलब जब हम ड्राई क्लीन के लिए देते हैं तो वहाँ पे भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है केरोसिन। केरोसिन हमारा फ्यूल फॉर स्टोव्स, मतलब स्टोव्स जलाने में, जो पहले जिन पे स्टोव्स देखे होंगे किसी के घर में शायद ही होगा, स्टोव्स जलाने में केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल होता था। लैंप जलाने में पहले हमारे, शायद आपके भी मम्मी पापा पहले लैंप से पढ़ते थे, उसमें केरोसिन का ऑयल जलाते थे, पूछना। एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स, और एयरक्राफ्ट्स में केरोसिन का यूज़ होता है। अब आता है डीजल। डीजल सबसे पहले अभी मैंने बताया था, चलिए बताएं। डीजल का इस्तेमाल होता है हैवी मोटर व्हीकल्स में, ट्रक में, ट्रैक्टर्स में और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। जनरेटर्स कितने बड़े बड़े होते हैं ना, उसमें भी डीजल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, हमारे ल्यूब्रिकेशंस में यूज़ होते हैं। ल्यूब्रिकेशन क्या होता है? जैसे कोई चीज़ें अटक जाती है, जैसे मान लो हमारा पंखा है, चलते चलते अटक गया, तो उसको चलाने के लिए जो ऑयल डाला जाता है उसी को हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स हमारा कॉस्मेटिक्स में, जैसे वैसलीन, कैंडल्स, ऑइंटमेंट्स, इन सब में हमारा पैराफिन वैक्स इस्तेमाल होता है। अब आता है बिटुमेन। बिटुमेन हमारा पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है। ठीक है। Various constituents of petroleum and their uses are given in table 5.1। टेबल 5.1 हमने पढ़ ली है। अब देखिए, many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals। पेट्रोलियम से सिर्फ हम, जो हमने पीछे पढ़ी, बिटुमेंस और पैराफिन वैक्स, सिर्फ यही नहीं होते पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं हम, जिनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। जैसे डिटर्जेंट्स हो गए हमारे, फाइबर्स हो गए, पॉलीथीन एंड और अदर जो हमारे ह्यूमंस बनाते हैं प्लास्टिक्स को, उसमें भी हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब यूरिया बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यूरिया जो हमारे खेतों में यूज़ होता है। ड्यू टू
इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस। तो इसी वजह से अब देखिए हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली और इसके अलावा भी पता नहीं कहाँ कहाँ पेट्रोलियम यूज़ होता है। तो पेट्रोलियम का कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, कितना हमारी हेल्प कर रहा है पेट्रोलियम। इसी वजह से हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि सोना हम देखा ना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना कीमती होता है हमारे लिए गोल्ड। इसी तरीके से ब्लैक गोल्ड ये हमारी काला गोल्ड है। अब आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो नेचुरल गैस हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या? जो हमारे डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो फ्यूल्स बनते हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ये ज़रूरी क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत आसान होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना, इसको इधर से उधर या कहीं किसी और जगह से किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पाइप्स के थ्रू। Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas CNG। नेचुरल गैस को हम बहुत ही हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं, जैसे CNG। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG जैसे आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारी जगह पे, जैसे दिल्ली इसका दिल्ली एरिया हो गया, यहाँ पे दिल्ली में क्या होता है, CNG की पाइपलाइन भी लगा रखी है, वहाँ से हम लोग गैस इस्तेमाल करके अपना कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। और काफ़ी कारों में और काफ़ी व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत लेस पॉल्यूटिंग होता है, बहुत कम प्रदूषण फैलाता है, इसलिए हम इसको क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। क्लीनर फ्यूल क्या है? नेचुरल गैस। ब्लैक गोल्ड क्या था? पेट्रोलियम। याद रखें, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज CNG का क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज CNG का है कि हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग इन होम्स, अपनी होम्स में और फैक्ट्रीज़ में, जहाँ भी ये डायरेक्ट पाइप्स के थ्रू सप्लाई हो रही है वहाँ पे हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात। तो जो हमारी पाइपलाइन के नेटवर्क्स हैं वो हमारे वडोदरा, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस में पाए जाते हैं। Natural gas is also used as a starting material for the manufacturing of a number of chemicals and fertilizer। Natural gas का इस्तेमाल हम कई सारे chemicals और fertilizers बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। India has vast reserve of natural gas। इंडिया के पास, भारत के पास natural gas का बहुत बड़ा रिजर्व है। ओके, इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में नेचुरल गैस पाई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। बोले मेरे साथ, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो हमने ऊपर तो अभी हमने 3-4 क्वेश्चंस पढ़ ही लिए ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में नेचुरल गैस पाई जाती है, एक क्वेश्चन ये कि क्लीनर फ्यूल किसे कहते हैं, नेचुरल गैस को, और ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को। अब बूझो बोलता है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या हम कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को अपनी लैब में डेड ऑर्गेनिजम्स की मदद से बना सकते हैं? तो पहेली कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, और जिन कंडीशंस में ये बनती हैं हम वो कंडीशन अपनी लैब में नहीं बना सकते। ओके, अब आता है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे कि आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप बताइए कौन कौन से थे, बताइए जी जल्दी बताइए। 2 टाइप थे, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल वो थे जिनको हम, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे,
और एग्जॉस्टिबल जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो इसमें भी इन्होंने कहा है, यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ चैप्टर, आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। आपको पता है, जैसा कि हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं कि कोल और जो पेट्रोलियम है ये एक फॉसिल फ्यूल्स है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। इनको बनने के लिए कई हजार साल लगते हैं और ये डेड ऑर्गेनिजम्स से कन्वर्ट होते हैं फ्यूल्स में, और इसी को कन्वर्ट होने में कई हजार साल लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और ये कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर, बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। और सबसे ज़्यादा कारण क्या है एयर पॉल्यूशन होने का? सबसे ज़्यादा कारण यही है, फ्यूल्स का बर्न होना, जलना। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? जो इतनी गर्मी हो रही है वो क्यों हो रही है? वो इसी वजह से हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो हम फ्यूल्स चला रहे हैं इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। इट इज़ therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फ्यूल्स का इस्तेमाल तभी करें जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, अ स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या होगा, अगर हम सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, इससे हमारा एनवायरनमेंट साफ़ होगा, शुद्ध रहेगा। अगर शुद्ध भी ना हो तो जो हमारा फ़िलहाल का एनवायरनमेंट है उससे काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, और काफ़ी कम रिस्क रहेगा ग्लोबल वार्मिंग होने का, बहुत कम ग्लोबल वार्मिंग होगी। और जो हम इनका फ्यूल्स का, जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका हम काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे। इन इंडिया, द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। तो जो हमारे इंडिया में एक PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, वो एडवाइस करता है कि हम कैसे पेट्रोल को और डीजल को सेव करें ड्राइविंग करते समय। तो देखते हैं इन्होंने हमें क्या टिप्स दी हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हमें जो अपनी व्हीकल है, कुछ भी स्कूटी, कार, बाइक, उसको बहुत कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब मॉडरेट, जितना हमसे पॉसिबल हो सके हम उसको एक ही स्पीड में चलाएं, ना तेज़ भगाएं ना धीरे भगाएं, ना तेज़ धीरे करें, उसको एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाएं। नेक्स्ट है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। और अपना स्विच ऑफ कर दे इंजन का जब आप ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, या फिर किसी का, ये नहीं कि स्कूटी चला रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दोस्त मिला, रुक के खड़े हो गए, स्कूटी चली रही है ना, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट भी ख़राब होगा, फॉसिल फ्यूल भी ख़त्म होगी, बहुत सारे नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है, एंज्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जो हमारे टायर्स हैं उसमें प्रेशर बहुत करेक्ट होना चाहिए। और रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और हमारे जो व्हीकल्स हैं उनका हमें रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए, रेगुलर सर्विस कराती रहनी चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा कहीं ज़्यादा फॉसिल फ्यूल तो नहीं यूज़ हो रहा है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स जो हो वो हमें पता लग सके, और उससे हमारा एनवायरनमेंट खतरे में ना हो। तो ये जो हमारे थे, ये कुछ हमारे टिप्स थे PCRA की तरफ से, ये हमें फॉलो करने हैं। और जितना हो सके बच्चों, अपने पानी को, वातावरण को बचाएं, जिस भी तरह से आप बचा सके, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके। और आगे अपनी जनरेशन्स को भी यही सिखाएं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको आप यही सीख दें कि पानी बचानी है, बिजली बचानी है, ड्राइविंग करते हुए क्या रूल्स अपनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ गया हो। हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और इन केस यू हैव एनी डाउट, then direct WhatsApp me and ask the question. Okay, thank